अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, होली का शुभ अवसर है। आप सब ने खूब होली मनाई होगी और अभी भी मना रहे होंगे। इतना पवित्र अवसर है, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और यह है कि ये रंगों का खूबसूरत त्यौहार है। आप सबकी परिवारों के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नवाज शरीफ के समधी ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बिजनेसमैन और कारोबारी लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ कारोबार शुरू किया जाए और हम इंडिया के साथ कारोबार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 अगस्त से नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को जो जम्मू कश्मीर को 2019 में अगस्त में आर्टिकल 370 को रिवोक किया है। उससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। लेकिन अब हम समझते हैं कि भारत के साथ हम ताल्लुकात वापस बेहतर करें और कारोबार शुरू करें। ये बात इन्होंने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में विज़िट के दौरान कही है। और ये है कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तुम लाख कोशिश कर लो, भारत अब तुम्हारे साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं करेगी। भारत अब पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ करेगी आज़ाद सिंधु देश से, आज़ाद बलूचिस्तान से और आज़ाद केपीके से। पंजाब के साथ फिर भी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। एक तरफ तो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी इसाक डार के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में की थी। अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. तो ये किस मुंह से दो तरफा बातें करते हैं। ये जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था और वो ज़ख्मी हुआ था तो भारत ने, मोदी जी ने विशेष दी थी कि जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। और जब कोविड हुआ था इमरान खान को, और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जल्द बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। तो उसके जवाब में इमरान खान के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी जैसी बिलावल कर रहा है कि मोदी तुम लास्ट आदमी हो जिससे कि हम गुड विशेस और हेल्थ वगैरह हमारे पीएम के लिए चाहते हैं। तुम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, कश्मीरियों को मारना बंद करो, इनकी एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड ख़त्म करो, कश्मीरियों का डेमोग्राफिक चेंज ख़त्म करो वगैरह वगैरह। तो इसाक डार साहब, ये आपने ऐसे ही एक बात कर दी है। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात और कारोबार पाकिस्तान के 100% फ़ायदे में है, भारत के लिए 100% नुकसान में है। और भारत कभी भी ये नहीं करेगा, तुम चाहे सर पटकते रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले ज़रा अपने लोगों की ज़बानें ठीक करो, पहले अपने लोगों के दिमाग ठीक करो। और तुमने ये बात की है तो आर्मी साहब से पूछ लिया था क्या? आसिम मुनीर साहब ने फिर फ़ोन करके तुम्हें तड़ियाँ तो लगाई होंगी कि तुम्हारे ही समधी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो मोदी जी लाहौर आए थे, तो फिर नवाज शरीफ का क्या हशर हुआ? या फिर आसिम मुनीर से पूछ के ही तुमने कहा यार चलो ना हम ऐसे कह देते हैं, हमने कौन सा करना है। तो एनीवे, भारत के साथ पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और पाकिस्तान की जो डूबती नैया है वो ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि भारत ऐसे झांसे में कभी भी नहीं आएगा। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी भारत में, तो भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से मलका और पहले किंग और फिर मलका और फिर किंग विक्टोरिया जॉर्ज ये सब
की तरफ से एक वाइसराय ऑफ इंग्लैंड लगता था, जो इंग्लैंड की तरफ से भारत के सारे मामलात देखता था और मतलब एक तरह से वो भारत का बादशाह होता था। तो पाकिस्तान भी अमेरिका की इसी तरह एक कॉलोनी है जिसमें एक वाइसराय ऑफ अमेरिका होता है, जो कि पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर होता है। इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम है। आप यकीन माने कि अभी इस नई सरकार को बने 1 महीना भी नहीं हुआ, 2-2.5 हफ्ते हुए हैं। इस दौरान ये सबसे पहले डेविड ब्लूम गया शहबाज शरीफ से मिलने के लिए। शहबाज शरीफ से मिलने के बाद ये गया प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से मिलने के लिए। फिर इसके बाद ये गया फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से मिलने के लिए। फिर ये गया फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब से मिलने के लिए। और फिर ये गया मुसद्दिक मलिक से मिलने के लिए। मुसद्दिक मलिक फेडरल मिनिस्टर है पेट्रोलियम का। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा आज़ाद सॉवरेन देश है जिसके अंदर कोई एम्बेसडर किसी और कंट्री का इतने सारे मिनिस्टरों से मिलता है। यानी शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद शहबाज शरीफ से 2-3 एम्बेसडर ही मिलने आए थे, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर एक मिनिस्टर से जाके मिल रहा है। अमेरिका के इस रीजन में बहुत सारी डिज़ाइंस हैं जिसके लिए ये मुलाकातें कर रहा है और इनसे मिल के अमेरिका का डिक्टेशन दे रहा है। डोनाल्ड ब्लूम ने ख़ास तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है। एक पाकिस्तान टेररिस्ट देश है, उसकी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी अगर अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है तो ये बात वापस साबित होती है कि अमेरिका इस दुनिया में टेररिज्म का सबसे बड़ा पैट्रन है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और टेररिज्म को पूरी दुनिया में अमेरिका ही पालता है। ISIS हो, दूसरे टेररिस्ट ग्रुप हों, ये अमेरिका के इशारे पे ही चलते हैं। अजीज़ दोस्तों, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब, ये अब प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके 2-3 कामों में लगे हैं। एक तो ये कि भीख मांगो, दूसरा ये कि अपने पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ना उनको बेचा जाए। एक नशेई आदमी होता है ना जो हीरोइन का या ड्रग्स का नशा करता है ना, जब उसको ड्रग्स नहीं मिलती ना तो वो कर्जे मांगना शुरू करता है। जब कर्जे भी देने वाले ख़त्म हो जाते हैं और इतना कर्जा चढ़ जाता है कि अब उसको कोई और कर्जा देता नहीं है, तो वो फिर अपने घर का सामान बेचना शुरू करता है। और फिर जब सामान भी ख़त्म हो जाता है तो फिर अपनी बीवी को भी बेच देता है। ये एक आम दुनिया में सबको पता है कि एक ड्रग्स एडिक्ट इसी तरह करता है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से एडिक्ट है और इसलिए इसके खर्चे पूरे करने के लिए स्मगलिंगें होती हैं, काला बाजारी होती है, आम आदमी से भत्ताखोरी होती है, मार्केटों से, बिजनेसमैनों से, हर चीज़ होती है। इसके अलावा आम कारोबार जितने हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाता है। अब इसके बाद भी कुछ नहीं बचता, कर्जे भी इतने चढ़ गए, सब कुछ हो गया, तो अब अपनी एसेट्स बेच रहे हैं। पाकिस्तान के 3 जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनको बेचने के लिए कोशिशें हो रही हैं। कितनी सोचने वाली बात है कि एक एटॉमिक पावर, इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी पावर फलान ढुमकान अपने कैपिटल का एयरपोर्ट बेच रही है। सपोज आप ये कहें कि इसको आउटसोर्स कर रही है, अब तो आउटसोर्स अगर पाकिस्तानी के अंदर ही करे ना, कि कोई पाकिस्तानी फर्म लेती है या कोई बिजनेसमैन लेता है तो समझ में आता है। ये तो बाहर बेच रहे हैं, कुवैत, कतर, दुनिया भर में इन्होंने टेंडर निकाले हुए हैं और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश की, क्योंकि इसमें किकबैक बहुत होती है। सब ने कोशिश करके देख ली, ये बिके नहीं, अभी तक कोई टेंडर इसका भर ही नहीं रहा, कोई आगे आ ही नहीं रहा। अब उसकी डेट वापस बढ़ाई है,
और इन्होंने कहा है कि हम इसको थोड़ा और डेट देते हैं कि शायद वो हो जाए, इसको हम बेच सकें। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि सबमिशन की जो तारीख है ना, वो 2 महीने के लिए बढ़ा दी है 15 मई तक, ताकि हम देखें कि कोई इसमें टेंडर भरता है कि नहीं। और उसमें गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि कोई बाहर की, जैसे इमारात, कतर, तुर्की, चाइना, सऊदी अरब, कोई और इसको ले सके, क्योंकि यूरोप अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइप की चीज़ों में। पता है कि ये पैसा कलेक्ट करने की चीज़ें हैं, बाकी हरामखोर कौम है, काम वाम करती नहीं है एयरपोर्ट पे, तो बेचने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पीआईए एक हाथी है जो सिर्फ खाता है, अंडे नहीं देता, बच्चे नहीं देता, दूध नहीं देता, कोई इसका फायदा नहीं है। पीआईए में इतनी करप्शन है, आधी टिकटें जो लग्जरी क्लास की होती हैं ना, जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास, वो सारे पीआईए की हायरार्की के रिश्तेदारों में बांटी जाती है। और पीआईए डायरेक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मीन्स पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर की तो कोई औकात नहीं होती। तीनों एयरपोर्ट्स जो आउटसोर्स करने हैं वो भी, और पीआईए, ये सब डायरेक्ट आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान आर्मी के अंडर में। इसको कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी करती है। अब इसको बेचा जाने की कोशिश हो रही है, तो पीआईए की एम्प्लॉइज एसोसिएशन है ना, वो बहुत ही इस पे गड़बड़ कर रही है। इसकी वजह यह है कि आप ये देख लें कि टर्किश एयरलाइन पीआईए से शायद 25 गुना बड़ी एयरलाइन है, 30 गुना बड़ी एयरलाइन हो गई है। इसकी फ्लीट देख लें कि कितने जहाज़ हैं, लेकिन टर्किश एयरलाइन का भी स्टाफ पीआईए के स्टाफ से कम होगा। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाफ भरा है इन्होंने, जिसको देखो लगा के दिया हुआ है। एक आदमी का काम के जगह पे 15-15 आदमी एम्प्लॉय किए गए हैं, क्योंकि हरामखोरी है, सरकार की है ना, तो गवर्नमेंट जॉब आपको पता है तो इंसेंटिव्स होते हैं। अब उसकी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कहती है कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बिकेगा, इसको सपोज कोई कतर की या कुवैत की कोई कंपनी ले लेती है, तो इन एम्प्लॉयज़ को तो छांटी की जाएगी ना। वो तो कहेंगे ना कि हम इतने सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत क्या है, जब पीआईए की औकात ही नहीं है इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखने की। तो ये बेचने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान लगा हुआ है कि अब जैसे एक मिसाल है कि ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए ये आए कुवैत के एम्बेसडर, तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया, अरे $10 बिलियन का हमारे साथ एग्रीमेंट करो ना, ट्रेड एग्रीमेंट, और हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये वो अभी सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर को 23 मार्च पाकिस्तान डे के ऊपर अवार्ड देने के लिए दावत दी थी, तो उसका भी यही हुआ, शुरू हो गए कि सरकार को हमें पैसे दो, ये वो जो आ रहा है इससे भीख मांग रहा है। ये देखें, सऊदी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कोशिश की है कि सऊदी अरब की जो मक्का और मदीना है, वहाँ पे बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने का काम हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो भीख मांगते हैं, और सऊदी अरब इन रैकेट्स हैं ना जो भीख मांगने के, इनको तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही है। और मसला ये है कि वो ऐसी जगहें हैं मक्का मदीना जहाँ पे उम्रा करने वाले लोग होते हैं। अब ये क्या आम मुसलमान ड्रेस में, औरतें हैं तो स्कार्फ बांध के, तो मर्द है तो वो टोपी पहन के, और वो ऐसा लगता है कि 5 टाइम नमाज हो रही होती है, ज़ाहिर है आना जाना होता है, फिर लाखों लोग होते हैं। अब जैसे अभी रमज़ान है तो रमज़ान में तो लाखों लोग होते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी होता है कि पूरा साल गुनाह करने के बाद, गलत काम करने के बाद रमज़ान में मक्का चले जाएं तो पाक साफ़ होके आ जाते हैं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सऊदी एजेंसीज ने कहा है कि बैगिंग रैकेट्स हैं ना, वो स्पेशली पाकिस्तान से, पाकिस्तानी लोगों का है। और ये पाकिस्तानी लोग यहाँ पे उम्रे के वीज़े पे आते हैं और फिर यहीं बैठे रहते हैं। उम्रे का वीज़ा सपोज 15 दिन का या 1 महीने का होता है, ये फिर यहीं बैठे रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं, उम्रे के दौरान भी भीख मांगते रहते हैं, और
एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से कि उनको पकड़ना मुश्किल होता है, और जब पकड़ में आते हैं तो डिपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी शिकायत भी ऑफिशियली की है, लेकिन शिकायत करके क्या करें कि सऊदियों को पता है कि ये भिखारी कौम है, इनकी पूरी कौम ही भीख मांग रही है, तो बाकी इनके आम आदमी से हम क्या शिकवा करें। अजीज़ दोस्तों, आईएमएफ की तरफ से नॉमिनेट किए गए फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब के पहले ही दिन पर काटे गए, और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना, पीआईए और दूसरे जो एयरपोर्ट्स वगैरह, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो इसाक डार को उसका चेयरमैन बना दिया। अब फॉरेन मिनिस्टर का उसमें क्या काम? तो कई ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री की चीज़ें हैं वो इसाक डार के हवाले कर दी। अब जैसे मैं मेयर था कराची में, जमशेद टाउन का, तो कराची सिटी मेयर था ना मुस्तफ़ा कमाल, कुत्ते का बच्चा, वो मेरे से खार खाता था। तो मेरे टाउन में 13 यूनियन काउंसिल्स थी, और हर यूनियन काउंसिल्स में 13 काउंसलर्स होते थे हर यूनियन काउंसिल में। तो मेरे टाउन में 13 यूनियन काउंसिल्स थी जो मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर थी, बहुत बड़ा टाउन था। तो 5 यूनियन काउंसिल है ना, वो जमशेद क्वार्टर के इलाका था उसमें पड़ती थी, वो भी बहुत बड़ी थी। एक एक यूनियन काउंसिल में 13 काउंसलर होते थे। सिटी मेयर ने क्या किया कि वो जो जमशेद क्वार्टर का मेंबर ऑफ सिंध असेंबली था ना हमारी पार्टी का, उसके हवाले वो 5 यूनियन काउंसिल कर दी, और बोला कि वहाँ के जो सफाई का काम है वो तुम देखोगे, ये करोगे वो करोगे। अच्छा, मैं जब अपने इस इलाके में जाता और मैं पूछता सफाई, बोले वो हमने एमपी साहब को दे दिए, एमपी साहब है ना हमारे यहाँ के। मैंने कहा एमपी साहब का क्या ताल्लुक, टाउन तो मेरा है, मैं हूँ मेयर यहाँ का। नहीं, सिटी मेयर ने कहा है। मैं सिटी मेयर से मिलने के, आपका बोझ हल्का कर रहे हैं। अबे साले, तुम पूरा कराची का बोझ हल्का क्यों नहीं करते, सारे एमपीज को दे दो, दूसरे इलाकों में क्यों एमपीज को नहीं दिया। तो इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ चीज़ें काट के इसाक डार के हवाले की जा रही हैं, जिस पे सबसे पहले ये जो 2 इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थी वो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को दे दी। औरंगज़ेब साहब ने फ़ोन किया आईएमएफ को, बोला भाई ये तो मैं ऐसा मिनिस्टर बनने के लिए डच नेशनलिटी छोड़ी है, हॉलैंड की, मैंने 3 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ी है, इसके लिए थोड़ी है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता अगर मेरे पर काटे जाएंगे। और कोशिश की जा रही है कि इसको फेल किया जाए, ताकि आईएमएफ को कहा जा सके कि देखो ये इसाक डार का काम था, इसाक डार को दे देते ये वो। तो ये इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इमरान खान को कई बार फाइनेंस मिनिस्टर बदलना पड़ा था। मेरा ख्याल है कि 4 साल के अंदर इसने 4 या 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदले थे। शौकत तरीन आया था, असद उमर आया था, अब्दुल हफीज़ शेख आया था, और आखिरी में तो वो था। बहरहाल 4 फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान के पास भी रहे थे। कई एडवाइज़र आते जाते थे, और कभी ना फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन एक बार लगने दिया, शब्बर जैदी आया, बाकर आया, पता नहीं कौन कौन आए। इसी तरह इसको भी फेल किया जा रहा है। और फिर आईएमएफ ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि भाई साहब इस तरह नहीं करो, ये हमारा बंदा है, फाइनेंस अगर ठीक करना है, उधार चाहिए, लोन चाहिए, भीख चाहिए, तो हमारे बंदे के पर नहीं काटो। तो फिर एक इकोनॉमिक कौंसल है ना जो कैबिनेट की, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले की गई, औरंगज़ेब के हवाले, और इस तरह बंदर बांट चल रही है। अजीज़ दोस्तों, आईएमएफ के साथ है ना डील चल रही है, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि बलूचिस्तान में रिकॉर्ड पे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का सोने की जो कान थी उसके ठेके जो दिए गए थे बेरिक गोल्ड को। बेरिक गोल्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बेरिस्टो आया प्राइम मिनिस्टर से मिलने, और उसने कहा कि भाई साहब अब ये सोना चोरी छुपे तुम और चाइना और तुम्हारी आर्मी निकाल रही है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमें इस साल इसको कंप्लीट करना है। और प्राइम मिनिस्टर को मजबूरन उसकी इजाज़त देनी पड़ी। ये प्रोजेक्ट है 2 लाख टन कॉपर
और 2.5 लाख औंस गोल्ड पर ईयर निकालने का 50 साल तक। ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड और कॉपर माइनिंग का ठेका है ये, और उसमें $10 बिलियन इस कंपनी ने कहा है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 8-9 साल तक, जिससे कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अब ये सोना कंपनी ले जाएगी, पाकिस्तान को जो मिलेगा उसमें आर्मी को किकबैक मिलेगी, पॉलिटिशियंस को किकबैक मिलेगी, बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको किकबैक मिलेगी, पब्लिक कुछ नहीं मिलेगा। तकदीर पाकिस्तान की नहीं बदलेगी। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन की फाइनेंस एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान में 3 साल पहले जो सैलाब आया था उसकी मदद के लिए। 3 साल हो गए, अभी तक वो सैलाब के पैसे ही लिए जा रहे हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने $149 मिलियन के पाकिस्तान के 2 प्रोजेक्ट हैं, सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और डिजिटल इकोनॉमिक एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट में $149 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा सऊदी फंड ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में $107 मिलियन फंडिंग कर रही है। अजीज़ दोस्तों, IMF के ऊपर मैं आगे अगले प्रोग्राम में बात करूंगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो गया और IMF की भी काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। लेकिन ये चीज़ें आप देखें कि 100, 150, 200 मिलियन, ये 3 जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और सऊदी फंड ने ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने मिला के 356 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, वो भी प्रोजेक्ट्स में जो जिसको कि वो ओन करेंगे, और उससे आम आदमी को सिर्फ नौकरी शोकरी खुदाई वुदाई की मजदूरी की मिलेगी, बाकी हायर स्टाफ तो वहाँ से ही आएगा, और उसमें भी कितनी किकबैक्स और कितनी रिश्वतें होंगी, यू नेवर नो। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। भीख का टोकरा बहुत बड़ा कर दिया है, भीख मांगने के लिए इसाक डार भी निकला हुआ है, शहबाज शरीफ भी, और लोने भी ले रहे हैं जहाँ से जितनी लोन मिले। एक मिसाल है कि मुझे चाहिए अब पैसे, मैं भीख मांग रहा हूँ सबसे, अब मुझे कोई 100 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है, जितना मिलता है मैं लिए जा रहा हूँ। भरना थोड़ी है भाई, हमने भरना थोड़ी है। आपको याद होगा ना खादिम रिजवी को वो वीडियो जिसमें इसने प्लान बताया था कि सारे कर्जे कैसे उतारने। उसने कहा था पहले तो सबको बिठा के बोल दो कि हम सूद नहीं देंगे, इंटरेस्ट हराम है इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, जो असल है रकम वो हम देंगे लेकिन जब होंगे तब देंगे। और फिर खादिम कहता है कि अगर वो कहें कि गड़बड़ करें कुछ, तो बोलो ए लो गोरी आया, ए लो हतफ मिसाइल आया, ए लो शाहीन मिसाइल आया, फिर एटम बम मार दो इन लोगों को। तो कर्जा भरना थोड़ी है किसी को, जो मिल सकता है तो मिले। तो इस तरह पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल की कोशिश कर रही है, जिसमें अमेरिका बहादुर अपने इस नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए खुल के मैदान में आया हुआ है। अमेरिका का इस रीजन में कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है। ये मैं आपको बता दूं कि आज 5, 6 साल, 7 साल हो गए ओबामा के ज़माने से अमेरिका की डीप स्टेट की कोशिश है कि ग्लोबल बहुत बड़ी वार, वर्ल्ड वार 3 हो जाए, जिससे कि अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर कामयाब हो जाएगा। उसके लिए रशिया में भी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए इजराइल भी कुछ कर रहा है। लेट्स सी, इस सिलसिले में ख़ास तौर पे अमेरिका की कोशिश है कि मेजर जंग एशिया में हो। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।